दोस्तों नमस्कार। आज है 25 जनवरी और इस वीडियो में आज हम इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर देखें तो आज ना तो इंडियन एक्सप्रेस ना तो हिंदू में ऐसे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या न्यूज़ हैं जो हमारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ रेलिवेंस हो, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं हम उससे रिलेट स्टैटिक कंपोनेंट को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज मैंने स्टार्ट किया है मैप वर्क से। आपको इस वीडियो के लास्ट में एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाएगा। उस मेंस के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है हमारे वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे बताया हुआ है कैसे अपलोड करना है। आप जब अपलोड करेंगे तो वहाँ पे अपलोड करने के बाद पीयर रिव्यू कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों का रिव्यू कर सकते हैं और उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका रिव्यू करें वो। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी अगर कॉस्टली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या फिर आंसर राइटिंग एक्सरसाइज ज्वाइन करेंगे उससे बेहतर है कि स्टार्टिंग में आप पहले ये ट्राई करें, उसके बाद आप पेड वाले में जाएँ, तो जो आपकी जो खामियां हैं, मेजर खामियां आपकी दूर हो जाएंगी। एटलीस्ट स्ट्रक्चरल इशूज़ जो हैं आपके आंसर में वो सुधार कर सकते हैं आप। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो रशिया यूक्रेन के वॉर क्राइसिस से रिलेटेड था। तो हमारे लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि हम ब्लैक सी के बारे में थोड़ा सा जानें। तो ब्लैक सी जो है वो रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर से लगता है। तो ब्लैक सी एक ऐसा कहें तो एक समंदर है, वाटर बॉडी है जिसके अराउंड 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ हैं। तो कभी कभी ये पूछता है कि ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो ये आपको याद रखना है। आप देखेंगे कौन कौन सी कंट्री हो जाएंगी। कंट्रीज़ में आपके हो जाएंगी रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया। यहाँ पे आपको देगा मोल्दोवा ब्लैक सी से रिलेट करता है क्या, या ऐसा क्वेश्चन देगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ शेयर बॉर्डर विद ब्लैक सी, उसमें मोल्दोवा भी दे देगा, तो मोल्दोवा आंसर नहीं होगा, राइट। तो वो चीज़ आपको डिटरमाइन करना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो आपको एक कोड है BURGRT, ये कोड आप याद रखेंगे। ये कोड बताता है कि ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। दूसरा मैप वर्क, रिसेंट में जो काफ़ी रेड सी क्राइसिस चल रहा है कि जो भी कमर्शियल शिप्स या फिर कोई भी शिप्स जो क्रॉस कर रहे हैं आजकल यहाँ से, उसमें क्या है, हौथी रेबल्स का अटैक हो रहा है। तो हौथी रेबल्स का जो अटैक हो रहा है रेड सी एरिया में हो रहा है। ठीक है, हमको थोड़ा उससे रिलेटेड मैप वर्क कर लेना चाहिए। देखिए पर्शियन गल्फ यहाँ है, पर्शियन गल्फ के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, UAE और सऊदी अरेबिया। ठीक है, 5 कंट्रीज़ हैं पर्शियन गल्फ के अराउंड, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, UAE। ठीक है, अगर आपको पर्शियन गल्फ पहुंचना है तो आपको गल्फ ऑफ ओमान से जाना पड़ेगा पर्शियन गल्फ की तरफ। अगर आपको अरेबियन सी से पर्शियन गल्फ पहुंचना है तो गल्फ ऑफ ओमान को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है, गल्फ ऑफ ओमान है ओमान जो जहाँ पे है, वहाँ पे एक इस तरह का है बना हुआ, कहें तो ओमान और ईरान के बीच में है, या ओमान और UAE का ईरान के बीच में गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, दूसरा है रेड सी। रेड सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती और यमन। तो हम लोग इसका भी कोड बना सकते हैं अलग से। तो इसका अगर कोड बनाएंगे तो क्या होगा, पहला जिबूती D, उसके बाद इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, यमन और लास्ट में एक एरिट्रिया। आप यहाँ पे E लगा देंगे। तो जो EDC कोड है वो रेड सी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप रेड सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है वो आप समझ गए। अब आप देखिए कि जो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल कौन से 2 वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे रेड सी। तो जो स्वेज कैनाल है वो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को ज्वाइन करता है। गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पे है, तो स्वेज कैनाल के करीब है। जब रेड सी से जॉर्डन की तरफ जाते हैं तो गल्फ ऑफ अकाबा है। वहीं पे एक बब अल मंदेब है। जिस तरह से गल्फ ऑफ ओमान पर्शियन गल्फ के लिए है, वैसे ही बब अल मंदेब जो है वो रेड सी के लिए है। फिर आप देखें तो गल्फ ऑफ एडन जो है बब अल मंदेब से पहले है। तो अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, बब अल मंदेब, ये हॉट एरिया है अभी के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे पायरेसी काफ़ी होती है। जो सोमालिया है, सोमालिया के जो पायरेट्स हैं इस एरिया में पायरेसी बहुत कर रहे हैं। तो इसके लिए इंडियन नेवी जो है, कल हमने एक
आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि इंडियन नेवी जो है अपना एक ग्रैंड प्लान स्ट्रैटेजी लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो पूरे इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक रीजन को कवर करेंगे, जहां पे वो इस तरह की चीज़ों को टैकल करने के लिए कुछ नए नए इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। ठीक है इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। एक सोकोत्रा है, ये दे सकता है कि सोकोत्रा आइलैंड जो है वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है या कौन सी कंट्री का पार्ट है। तो ये येमेन का पार्ट है, याद रखिएगा ये येमेन का पार्ट है। कितना बढ़िया स्ट्रैटेजिक इसका लोकेशन है। ठीक है, चलिए अभी देखिए 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा है, उस दिन फ्रांस के राष्ट्रपति मिस्टर इमैनुअल मैक्रॉन इंडिया आ रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि फ्रांस के आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं। अगर फ्रांस के आसपास देखें तो बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्पेन, इतनी कंट्रीज जो हैं वो फ्रांस के अराउंड हैं। फ्रांस के अराउंड वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं? एक बे ऑफ बिस्के है, एक इंग्लिश चैनल है। आपको बताना है कि जो इंग्लिश चैनल है वो कौन से ओशन या समंदर में है, मतलब ये वाला जो एरिया पूरा हम लोग देख रहे हैं ये मेजरली कौन सा ओशन या सी है। दूसरा, ये कौन से दो प्लेसेस को ज्वाइन करता है, यानी ये इंग्लिश चैनल जो है ये यहाँ और यहाँ ज्वाइन करता है। ये दो प्लेसेस कौन कौन से हैं, ये और ये। आप ये दोनों क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दिस इज़ योर प्रीलिम्स क्वेश्चन। आज का प्रीलिम्स क्वेश्चन ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी प्रेवलेंट रहता है। इंग्लिश चैनल फेवरेट रहता है किसी भी एग्जाम का। ठीक है तो आप लिखेंगे कि कौन से ओशन या सी में इंग्लिश चैनल लाई करता है और ये कौन से दो प्लेसेस को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये आपको लिखेंगे। बाकी जो है देखिए, फ्रांस के आसपास बेल्जियम है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, स्पेन है। ठीक है, आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम लोग अपना ओरिजिनल न्यूज़पेपर में। आज ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ है, हमारे काम की चीज़ उतनी नहीं है, फिर भी हम उससे कुछ अपना जो जूस है उस न्यूज़पेपर से निकालने की कोशिश करेंगे जो हमारे स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट हो सके। देखिए, हम एक वन नेशन वन इलेक्शन में एक इशू पर डिस्कस कर रहे थे कि हमने खामी में लिखा था कि हम लोग इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाह रहे हैं क्योंकि जनरल तौर पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो क्या करता है, गवर्नेंस को परेशान करता है, गवर्नेंस को सही दिशा में होने नहीं देता है, उसमें सिंक नहीं रहने देता है। कभी विधानसभा का चुनाव हो गया, कभी लोकसभा का चुनाव हो गया, कभी बाई इलेक्शंस हो गए। तो इस तरह से हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में ही बिजी रहती है। तो इस पे जो है इलेक्शन कमीशन ने लॉ पैनल को कहा है कि भैया देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हम लाते हैं ये किसी तरह का डिसरप्शन नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कैसे नहीं है ये हम थोड़ा समझेंगे, है ना। इन्होंने 3rd पेज पे काफ़ी डिटेल से बताया है। इन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया है कि इट वुड नॉट बी करेक्ट टू व्यू इट्स एप्लीकेशन एज डिसरप्शन। ठीक है, बिकॉज जो भी मॉडल ऑफ कंडक्ट को जब भी लगाया जाता है तो कोशिश ये किया जाता है कि मिनिमम डिस्टर्बेंस हो, यानी कि जितना मिनिमम टाइम डेट अनाउंस करने से लेके इलेक्शन कंडक्शन में हो, ये वाला टाइमिंग जो है उसको मिनिमम रखने की बात करता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, वो कोशिश करता है कि मॉडल ऑफ कंडक्ट को जितना मिनिमम रखा जा सके उतना मिनिमम में रखना चाहिए। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये हम थोड़ी ऐसा बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट रनिंग प्रोग्राम्स है उसको तुम रोक दो। हम तो ये कहते हैं ना कि कोई भी हम नया प्रोजेक्ट लाने नहीं देंगे, कुछ नया स्कीम, कुछ नया फाइनेंशियल ग्रांट या प्रोमिसेस जो कि आपके वोटर के माइंडसेट को इन्फ्लुएंस कर सके, उसको हम आने नहीं देंगे। हम ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि जो कंटिन्यूस चीज़ें चल रही हैं उसको हम रोक देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन का ये भी तर्क है कि भाई देखो, हमने कभी भी साइमल्टेनियस इलेक्शन को अपोज नहीं किया है ना, क्योंकि अगर हम अपोज करते हैं तो वो हमारे जो एक्सपर्टीज है उसके अगेंस्ट चला जाएगा। हमने सिर्फ कुछ जो लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं उसको उठाने की कोशिश की है। आप उन लॉजिस्टिकल इश्यूज़ में हमारी हेल्प करें। हम तो 2015 में ही एक ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट कर चुके थे जिसमें हमने कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन फिजिबल है ना। तो किसी भी तरह से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये डिसरप्शन नहीं है, चूँकि सरकार का ये हमेशा से कहना रहता है कि जो MCC का इम्पोजिशन है वो क्या करता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक्टिविटी में स्टैंड स्टिल ला देता है। क्यों भाई, तो जब इलेक्शन करीब आएगा तो सरकार क्या करेगी, योजनाएं, नई नई योजनाएं आएंगी। जैसे प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है ना, तो क्या था उसमें फाइनेंशियल ग्रांट था, लेकिन MCC से पहले ही लॉन्च कर दिया गया उसको, जैसे भी हो। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए MCC लाया जाता है ताकि गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो अपने पावर्स का फायदा ना उठा सके। हमारे लिए जानने की चीज़ इसमें यह है
कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो क्या है, कुछ जनरल परसेप्ट्स है मॉडल बिहेवियर का जो इलेक्शन कंडक्शन जो होता है इसी के द्वारा वो किया जाए। मतलब जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराती है तो कुछ मॉडल बिहेवियर होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसे, सरकारी तंत्र को ऐसे, कैंडिडेट्स को ऐसे बिहेव करना है, ऐसा रखना है काम, ताकि जो इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसमें 8 चैप्टर हैं जिसमें से एक डेडिकेटेड टू व्हाट द पार्टी इन पावर कैन एंड कैन नॉट डू वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड। और यही परेशान करता है पार्टी इन पावर को, है ना। पार्टी इन पावर हमेशा सोचता है कि उसको एडवांटेज मिले, लेकिन उसको एडवांटेज जब नहीं मिलता है तो हाय तौबा मचाने लगता है और किसी न किसी फॉर्म में वो बाहर आता है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं हम। एएसआई से रिलेटेड है, कुछ ज्ञानवापी एएसआई सर्वे रिपोर्ट था, हमको उससे मतलब नहीं है, जो फाइनल होगा उसको हम देखेंगे, रनिंग कमेंट्री हम नहीं करते हैं। एएसआई क्या है? एएसआई, सबसे पहला सवाल तो क्या ये गवर्नमेंट एजेंसी है या ट्रस्ट है? तो आपको जानना चाहिए कि ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? इस्टेब्लिश 1861 में हुई थी। कौन इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे? अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और जो अभी करंट रिलेवेंस है इसका उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं हम, हमारा जो इसमें कुछ आर्टिकल नहीं है। हाँ, आज जो है वो नेशनल वोटर्स डे है, आप याद रखिएगा। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम देखते हैं हमारे लिए और आगे क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो है एक एआई सॉफ्टवेयर ने कॉप्स को एक मैन के मर्डर को सॉल्व करने में हेल्प किया। क्या हुआ था, पुलिस को इनकी डिसीज्ड बॉडी मिली थी। जब जब इनको मॉर्चरी में रखा गया था तो इनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि छत विछत चेहरा था और डेथ के कारण चेहरा सूख गया था, गाल पिचक गया था, पता नहीं लग रहा था। और जनरली ऐसे केसेस में रिलेटिव्स को डिफ़िकल्टी भी होती है डेड बॉडी को पहचानने में, शिनाख्त करने में। तो पुलिस ने क्या किया कि इनकी जो पिक्चर थी उसको उन्होंने एआई के हेल्प से मॉडिफाई किया, थोड़ा यहाँ पे थिकनेस बढ़ाया, थोड़ा कलर मॉडिफाई किया, है ना। फिर होठ काफ़ी पिंक हो गए थे, उसको फिर नॉर्मलाइज़ किया इन्होंने। पीछे कुछ बैकग्राउंड डाला इन्होंने कि ऐसा ना लगे कि फ़ोटो नकली है, ऐसा लगे कि उसी ने सेल्फी लिया है। तो क्या एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है देखने वालों पे। तो ये सब करके इसको इसकी फैमिली वालों ने पहचान लिया इनको। तो ये हमारा एआई का बहुत बड़ा यूसेज है क्रिमिनल जस्टिस में। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी हेल्प कर सकता है, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, हाँ, ये क्वेश्चन है हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आर्टिकल है हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमको एक समझना पड़ेगा कि किस तरह से सिस्टम्स इन प्लेस या पावर्स इन प्लेस अपनी हेजेमनी ख़त्म नहीं होने देते हैं। अब देखिए, एक आईपीएस ऑफिसर, वो भी अंडर प्रोबेशन थे तमिलनाडु गवर्नमेंट में, बालवीर सिंह करके, उनका सस्पेंशन किया गया था क्योंकि उन्होंने एक कैदी को इतना टॉर्चर किया था कि एक पुलिस और क्रिमिनल के बीच का जो गैप है ना वो उन्होंने कम कर दिया था। तो उसके बाद भी जब उन पे चार्जशीट हुआ और ट्रायल भी कमेंस हो गया, है ना। अब क्या हो रहा है कि इतना दबाव पड़ा है सिस्टम पे कि अब जो है उनको रीइंस्टेट किया जा रहा है एज ऑफिसर। जो काम ये अब तब कर सकते थे, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो फिर से करेंगे? किस हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो नहीं करेंगे? तो इस पर क्या दलील दी जा रही है कि वो एक पोटेंशियल यूथ में है, पोटेंशियल करियर उसका इम्पैक्ट हो जाएगा। अरे भाई, आप 2-4 आदमी को उसका दांत उखाड़ रहे हैं, उसको बुरी तरह से 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे हैं नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन केसेस में, और आप उस आईपीएस को रीइंस्टेट कर रहे हैं सिर्फ ये बेसिस पे कि वो अभी बंदा प्रोबेशन में है। तो दिस इज़ कहीं ना कहीं ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है। तो ये जो आईपीएस लॉबी है ये चाह रही है कि उनके कैंडिडेट को किसी तरह से हानि ना हो। ठीक है, अब ट्रायल चले, उस पर ट्रायल में भी क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या करेंगे, एविडेंस को मिटा देंगे। तो ये सिस्टम है, ऐसा चल रहा है। ये आर्टिकल हमारे उतने काम का नहीं है, हमारे कॉन्साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए किस तरह से सिस्टम एक्सप्लॉइट करती है चीज़ों को, खुद सिस्टम एक्सप्लॉइट करती है चीज़ों को। ऑफिसर क्या बोल रहे हैं? ऑफिसर बोल रहे हैं कि अब चूंकि चार्जशीट फाइल हो गई है और ट्रायल चल रहा है तो उसको सस्पेंड करने का कोई तुक नहीं है। इसका लॉजिक समझ में नहीं आता। कोई अगर किसी पे एक छोटा सा चार्ज लग जाता है तो वो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ एक आईपीएस ऑफिसर हैं और उनको वो भी प्रोबेशन के टाइम पे ही उन्होंने ये किया, उसके बाद भी उनको रीइंस्टेट किया जा रहा है। बस एक बताने के लिए था आपको जैसा लगे आप इसको देख लीजिएगा। अगला है इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, जो है हमारे इकोनॉमिक एनर्जी इंटरेस्ट को काफ़ी हैम्पर कर रहा है। ये हमारे डिप्लोमेट ने यूएनएससी में बोला। तो अभी हो क्या रहा है
कि देखिए इजराइल हमास में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके कारण रेड सी में हौथी रेबल्स अटैक कर रहे हैं कमर्शियल शिप्स पे। तो जब उस एरिया में जो हमने स्टार्टिंग में मैप देखा था, जो ये एरिया है ये एक प्राइम एरिया है कमर्शियल का, कमर्शियल हब है ये। क्यों? क्योंकि जो शिप्स हैं ये अरेबियन सी से आते हैं, बबल मंदेब होके, रेड सी होके, स्वेज कैनाल से ऐसे निकलते हैं, या फिर यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से कहीं किसी पोर्ट से निकलेंगे, यहाँ से आके ऐसे आएंगे। लेकिन अटैक यहाँ पे हो जाएगा, अटैक यहाँ पे हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे एनर्जी और कमर्शियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यूएनएससी को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, है ना। तो और वार को किसी तरह से सीज फायर में लाना पड़ेगा, ये हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं यूएन में उनका कहना था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है सिर्फ उसी से पीस की गारंटी हो सकती है। लेकिन अगर इजराइल की माने तो इजराइल क्या बोलता है, जिस तरह से 7 अक्टूबर में हमारे पे हमला हुआ था हमास के द्वारा, हम कैसे सीज फायर कर लें, किस मुंह से हम सीज फायर कर लें, अपने लोगों को हम क्या बताएं, है ना। तो वॉर देखो कभी भी होता है ना, हमेशा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब लोग अपने ईगो पे ले लेते हैं और वॉर कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। क्या होना है नहीं होना है हमारे काम की चीज़ नहीं है। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के कारण इंडिया के काफ़ी सारे इंटरेस्ट जो हैं वो हैम्पर हो रहे हैं और ये हमारे लिए काम की चीज़ है, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पे जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सुशील कुमार मोदी जी ने लिखा है आर्टिकल, और आज का जो मेंस का क्वेश्चन हम आपको देंगे वो भी इसी 2 आर्टिकल से रिलेटेड है। आप इससे काफ़ी चीज़ निकाल कर उसमें लिख सकते हैं। सुशील कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, जो उनका काम करने का तरीका था, उन्होंने जो काम किया उस पर हाईलाइट करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि जो कर्पूरी ठाकुर जी थे वो ही वॉज द पायनियर ऑफ इंडियाज सोशल जस्टिस मूवमेंट एंड भारत रत्न जो उनको दिया गया है दैट इज लॉन्ग ओवर ड्यू एंड मच अवेटेड, ठीक है। इस तरह से एक इंट्रो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि जो कर्पूरी ठाकुर जी थे वो एक नाई कम्युनिटी से थे, और नाई कम्युनिटी वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार है। लेकिन उसके बावजूद भी वो रुके नहीं और अपने आप को साबित किया और पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बने 1970 में। उसके बाद फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर बने। उनकी पढ़ाई सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल तक हुई थी और आज़ादी की स्वतंत्रता संग्राम में यानी क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। लेकिन कहीं भी ये नहीं झलकता था कि उनका नॉलेज स्तर इतना कम है कि जो पॉवर्टी और बैकवर्ड सिचुएशन में जो लोग रह रहे हैं उनको इरेडिकेट करने में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएं, किसी एकेडमिशियन से कम नहीं था उनका, है ना। तो उनकी जो छवि थी वो उत्थान करने वाली थी। जब उन्होंने देखा कि रिजर्वेशन तो आ गया, लेकिन रिजर्वेशन कुछ क्रीमी लेयर तक है, मतलब अगर एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, आप एक्स कम्युनिटी है, आप उसको रिजर्वेशन देते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि रिजर्वेशन का फ़ायदा कुछ ही कम्युनिटी इतना क्रीमी लेयर उठा के ले जाते हैं। यही लोग सारे सरकारी नौकरी में जाएंगे, फिर इनका बेटा जाएगा, इनका बेटा जाएगा, इनके रिलेटिव जाएंगे, इनके रिलेटिव जाएंगे, हर जगह इसी सब कम्युनिटी के लोग भर जाएंगे। जो निचला तबका है उन तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा था और अभी भी नहीं मिल रहा है ना। तो यही बात उन कर्पूरी ठाकुर जी ने कहने की कोशिश की उस टाइम, और ईबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को, वो कर्पूरी ठाकुर जी की ही देन है। उनका कहना था कि 12% सेपरेट रिजर्वेशन आप ईबीसी को दो, क्योंकि जो पावरफुल बीसी कम्युनिटीज़ हैं ये सब, उनको 8% रिजर्वेशन दो क्योंकि उनका ऑलरेडी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो और ज़्यादा प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन का तो वही काम है, कोई भी अफर्मेटिव एक्शन होता है सरकार का, उसका यही काम होता है कि जो दबे कुचले हैं, जिनका वॉइस नहीं है ना, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो पॉलिसी मेकिंग होगी, जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो उनका लाभ इंक्लूसिव लेवल तक, इंक्लूसिव रूप में सारी कम्युनिटीज़ तक पहुँचेगा, ठीक है। इनके ही कहें तो सपोर्ट से या इनिशिएटिव से मुंगेरी लाल कमीशन बना था 1978 में, है ना। और ये कर्पूरी ठाकुर जी का ही करेज और कहें तो एक मादा था, जिसके कारण उन्होंने ईबीसी और बीसी को रिजर्वेशन दिलाया सरकारी नौकरी में, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने महिलाओं को भी 3% का रिजर्वेशन और अनदर 3% पुअर फ्रॉम द अपर कास्ट। तो ये वाली छवि जो है ये बताती है कि उनकी सोच सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं थी, बल्कि वो अपर क्लासेस में भी जो पुअर लोग हैं,
है ना, उनके बारे में सोच रखते थे, वो उनके उत्थान की बात करते थे। तो अभी जो EWS रिजर्वेशन लाया गया, शायद हम कह सकते हैं कि हो सकता है कर्पूरी ठाकुर जी का जो सोच था उसी के अलाइंड ये चीज़ है। इसको इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा भी है। खैर वो तो एक गुणगान है, लेकिन ठीक है, हम मान सकते हैं कि जो कर्पूरी ठाकुर जी की सोच है वो सिर्फ एक बैकवर्ड क्लासेस तक सीमित नहीं थी, बल्कि सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को साथ लेके चलने की थी, है ना। क्योंकि जो अपर कास्ट में लोग थे वो ऑलरेडी उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा था, लेकिन उनमें जो पुअर कैटेगरीज थे, यानी कि उनमें जो एम्पोरिज थे जिनको उठाने की ज़रूरत थी, उनके लिए भी इन्होंने काम करने की कोशिश की। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि बिहार का जो सोशियो इकोनॉमिक सिनारियो है इसको उन्होंने कंप्लीटली चेंज कर दिया। फिर इन्हीं के मॉडल को मोरारजी देसाई की सरकार ने एक मंडल कमीशन के रूप में 1979 में लागू किया। उसके बाद 10 साल के बाद जब नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनी VP सिंह की, तो 1990 में मंडल कमीशन को लागू भी किया गया। तो कहीं ना कहीं जो करंट रिजर्वेशन है OBC का, EBC का, BC का, वो कर्पूरी ठाकुर जी के सोच की ही देन है। आगे सुशील कुमार मोदी जी लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन के मामले में ही सीमित नहीं थी उनकी सोच, बल्कि वो लोगों से अपने आप को काफ़ी अटैच करते थे। वो जनता दरबार लगाते थे और उनको एक जनता का CM कहा जाता था। वो रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करने में काफ़ी बिलीव रखते थे। जब उनको लगा कि किसी भी स्टूडेंट के लिए 10वीं पास करनी मुश्किल हो रही है बिहार में, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम जो था मैंडेटरी था, तो उन्होंने इंग्लिश को क्या किया, एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट बना दिया कि मैट्रिकुलेशन आप पास कर रहे हैं उसमें इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। ये भी कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा, क्योंकि उनको लगा कि जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको अगर इंग्लिश की सही से टीचिंग नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पिछड़ जाएं, है ना। तो ये सब चीज़ उन्होंने करने की कोशिश की एंड ही वाज द एपिटोम ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी। तो इस तरह से चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की। तो ये सब पॉइंट जो है, जैसे ट्रू सोशलिस्ट थे, उन्होंने कांग्रेस के मिसरूल को काफ़ी फाइट किया। ये बात अलग है, उनके सुपुत्र अभी कांग्रेस में ही हैं और कांग्रेस से ही शायद किसी इलेक्टेड पोजीशन पे हैं। तो उनकी इस आइडियोलॉजी को बीजेपी सरकार ने काफ़ी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, यह सुशील कुमार मोदी जी बताते हैं। खैर ये गुणगान वाली चीज़ है, हम इस पे नहीं जाएंगे। हमारा मकसद बस इतना था, कर्पूरी ठाकुर जी का व्यक्तित्व क्या था, उनके कार्य क्या थे, उन्होंने किस तरह से बिहार में अपना योगदान दिया, उन सब चीज़ों को समझना। और एक डिटेल वीडियो जब आएगा तो उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल ये आर्टिकल है तो इससे रिलेटेड हमको पढ़ना ज़रूरी है। जो हमने चीज़ बताया उसी चीज़ को इन्होंने सिनॉप्सिस करके यहाँ लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हाँ, मालदीव्स की 2 अपोजिशन पार्टीज़ ने एंटी इंडिया स्टैंस जो मालदीव्स का है उस पर कंसर्न जताया है कि आपका जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो बिगड़ने वाला है, इससे ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, इससे जो हमारे इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन है वो ख़राब होगा। तो चलो, एक बात अच्छा है कि मालदीव्स की जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें कुछ तो समझ है कि भारत के साथ दोस्ती करने में ही फ़ायदा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी उसी टाइप का एक एथिकल न्यूज़ से रिलेट कर सकते हैं, बट उतना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना एक व्यू बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे हमारे काम की चीज़ कुछ भी नहीं है, और द हिंदू में भी आज ऐसा कुछ नहीं मिला जो बताने लायक हो। ठीक है, इसमें देखिए जैसे BSF जुरिस्डिक्शन का हमने पहले ही आपको बता दिया कल की वीडियो में कि पंजाब सुप्रीम कोर्ट गई है और किस तरह से 15 से 50 किलोमीटर जो बाउंड्री का दायरा किया गया था उसको स्टेट गवर्नमेंट अपोज करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पक्ष रखती है। उसमें BSF अपना पक्ष रखती है कि ये ज़रूरी है कि जो ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग, आर्म्स की, फेक करेंसीज की जो होती है उसको रिड्यूस करने का काम किया जा सकता है इससे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है। ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ चल रहा है? पीर पंजल में चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स के लोग हैं जो वहाँ पे आ रहे हैं उसको बाहर करने के लिए। अब सर्प विनाश लॉन्च किया गया था 2003 में। ठीक है, तो सर्प विनाश और सर्वशक्ति किस चीज़ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आपको 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसका आंसर करेंगे और आपको एक अब मेंस का क्वेश्चन देते हैं जो आप लिखेंगे। आज का मेंस का क्वेश्चन है कि डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस ऑफ जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर इन लीडिंग द अफर्मेटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इन सोसाइटी। Mention few of the government schemes that aligns to the जननायक पॉलिसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। 38 नंबर का क्वेश्चन है, आप 5-6 से 6 पेज में लिखेंगे। आप इसको अपलोड कहाँ करेंगे? तो आप हमारा वेबसाइट खोलेंगे, कुछ ऐसा खुलेगा, यहाँ पे एक आंसर राइटिंग लिखा हुआ है। इस आंसर राइटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको एक 24 तारीख के डेट का मिल जाएगा बॉक्स। यहाँ पे जैसे रीड मोड है, यहाँ पे रीड मोड पे क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुलेगा, उसमें नीचे अपलोड का ऑप्शन रहेगा, वहाँ अपलोड कर दीजिए।
आप पूछेंगे इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, तो भाई इसका इवैल्यूएशन जो है आप पीयर रिव्यू करेंगे। पीयर रिव्यू करेंगे इसका मतलब होता है कि एक आंसर आप अपलोड किए, एक आंसर आपके दोस्त ने अपलोड किया, फिर एक तीसरे ने अपलोड किया। अब ये इसकी कॉपी चेक करेगा, ये इसकी कॉपी चेक करेगा, ये इसकी कॉपी चेक करेगा, क्योंकि कॉपी इवैल्यूएशन जो है ना काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ होता है। आप एक ही कॉपी दो टीचर से चेक करेंगे तो अलग अलग मार्क्स मिलेगा, है ना। तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ होता है, तो इसमें ज़्यादा वरी नहीं होना है। आपको बस अपना बेसिक्स इंप्रूव करना है, आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चरिंग इंप्रूव करना है अपने आंसर राइटिंग का, और आपका जो फ्लो हो रहा है आप दूसरे के आंसर को पढ़ के अपने आंसर को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं क्वालिटी में और क्वांटिटी में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको आज शाम में एक MCQ की भी वीडियो मिलेगी। उस MCQ में कुछ आपको MCQ कराए जाएंगे, 20 से 30 मिनट की वीडियो होगी, और उस वीडियो के माध्यम से आज के जो इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं उनको MCQ के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं। तो 2 वीडियो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो कवर होता चला जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आता है तो आप कवर कर सकते हैं, और हम तो इसको स्टैटिक से भी जोड़ते ही हैं, तो आपका स्टैटिक का भी कुछ एरिया जो धीरे धीरे कवर अप होता जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।